जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का जो सेशन रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल एक साल का करंट अफेयर हम लोग इंक्लूड किए हैं इसमें। घटना चक्र का करंट अफेयर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपकमिंग एग्जाम है, खासतौर से EPFO, UPSC UPFO और वीडियो का एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो है टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023 के विषय में। तो थोड़ा सा फास्ट में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए, इसमें 13 अप्रैल 2023 को टाइम मैगजीन के द्वारा 2023 में विश्व के 100 सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की वार्षिक सूची को जारी किया गया। इसमें 6 श्रेणियों में प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची को जारी किया गया, जिसमें कलाकार हो गए, प्रवर्तक हो गए, असाधारण व्यक्ति हो गए, नेता हो गए, आइकन्स और मार्गदर्शक के अंतर्गत रखा गया है। अगर देखा जाए कलाकार की श्रेणी में, तो अमेरिकी अभिनेत्री सलमा हायेक और अमेरिकी अभिनेत्री डू बैरीमोर सहित कुल मिलाकर 19 व्यक्ति शामिल है कलाकार के श्रेणी में। वहीं पर प्रवर्तक के श्रेणी में जो व्यक्ति हैं, किलियन एम्बाप्पे जो कि फ्रेंच के फुटबॉलर हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, और ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड के टेनिस खिलाड़ी, ये भी इस श्रेणी में है, टाइम 100 की श्रेणी में है। इसके अलावा देखते हैं असाधारण व्यक्ति की श्रेणी में। असाधारण व्यक्ति की श्रेणी में अगर देखा जाए तो पद्म लक्ष्मी जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका हैं और अभिनेत्री भी हैं, मॉडल भी हैं, टेलीविज़न होस्ट भी है। साथ ही साथ एलन मस्क स्पेसएक्स के संस्थापक, ट्विटर के CEO, और लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर है, ये लोग भी शामिल हैं। वहीं पर नेता के श्रेणी में कुल मिलाकर 20 लोग शामिल, जिसमें से ओलेना जेलेंस्का यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी हैं, और बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, और बोला अहमद तिनुबू जो कि नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, ये भी नेता के श्रेणी में हैं। टोटल 20 लोग शामिल हैं। वहीं पर जेनेट येलेन जो कि अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, ये लोग भी शामिल हैं। आइकन के श्रेणी में कुल मिलाकर 15 लोगों का स्थान मिला गया, जिसमें से भारत के रूप में शाहरुख खान भी इसमें शामिल हैं। मार्गदर्शक के रूप में जो कि हाल में भारतीय फिल्म निर्देशक SS राजमौली को भी शामिल किया गया है मार्गदर्शक के श्रेणी में। अब देखते हैं, फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। नाटो का फुल नेम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और एक तरह से पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंसेस है, जिसमें यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका के कुल मिलाकर 31 देश शामिल है। 4 अप्रैल 1949 को नाटो पर हस्ताक्षर के साथ नाटो की आधारशिला रखी गई थी, और इसको वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ देखिए, हाल में न्यूज़ में रहने का रीज़न है कि हाल में ही 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड को नाटो का नवीनतम सदस्य बन गया है, जो कि 31वां सदस्य बना है। इससे पूर्व जो 30वां सदस्य था, उत्तरी मैसेडोनिया था, 2020 में बना था। 2023 में बना है फिनलैंड। ब्रुसेल्स बेल्जियम सहित कुल मिलाकर नाटो मुख्यालय में अमेरिका को उत्तरी अटलांटिक संधि के अंगीकरण से संबंधित दस्तावेज जमा करके फिनलैंड को नाटो की सदस्यता प्राप्त की गई है। साथ ही साथ देखा जाए तो स्वीडन को वाशिंगटन संधि को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया, और निकट भविष्य में ये भी हो सकता है कि स्वीडन भी नाटो का सदस्य बन जाए। ठीक है। इसके अलावा देखिए, 4 भागीदार देश में, पार्टनर कंट्री में देखा जाए तो बोस्निया हर्जेगोविना, जॉर्जिया, स्वीडन और यूक्रेन है, जो कि नाटो की सदस्यता हेतु अपनी आकांक्षा घोषित की है। बोस्निया हर्जेगोविना, जॉर्जिया, स्वीडन और यूक्रेन। और उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 10 के नाटो की सदस्यता प्राप्त करने के संबंधी का प्रावधान उल्लेख किया गया है या शामिल है। अब देखते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के विषय में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 पहली बार 2012 में जारी किया गया था, और इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है। और इसमें गैलेप वर्ल्ड पोल के द्वारा प्रदत्त डाटा का उपयोग किया जाता है। स्मरणीय तथ्य यही है कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इनके द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 जो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया 2023 में। 11वां संस्करण है, 6 पिलर पर आधारित है। पहला है GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस। इसके अलावा जेनरसिटी है और परसेप्शन ऑफ करप्शन। कुल मिलाकर 6 पिलर है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में। 137 देशों की श्रेणी में अगर देखा जाए भारत का रैंक कितना है, कुल मिला के 137 देश इसमें शामिल हुए थे, और
अगर इसमें रैंक देखा जाए तो भारत का रैंक है इसमें देखिए 6वीं बार लगातार फिनलैंड नंबर 1 पर बना हुआ है। और अपना प्यारा देश भारत का रैंक इसमें अभी देखते हैं 126 नंबर है भारत का रैंक। सबसे न्यूनतम स्कोर अगर देखा जाए सबसे लास्ट पोजीशन अफगानिस्तान का है। ठीक है, भारत का स्कोर है 4.036 और 126 भारत का स्थान है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं लद्दाख और मयूरभंज टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में भारत में जो लद्दाख और मयूरभंज शामिल हुआ है। 16 मार्च 2023 को टाइम पत्रिका ने 50 महानतम स्थल को सूची की जारी किया है। इसमें भारत के 2 स्थल जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और उड़ीसा के मयूरभंज जिले को शामिल किया गया है। ये स्थल जो कि 2023 में घूमने के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थल हैं। देखिए मयूरभंज के विषय में देखते हैं। ये उड़ीसा का एक जिला है जो कि विलक्षण बाघ तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क ये भी उड़ीसा में है। यहाँ पे काले बाघ पाए जाते हैं। इसके अलावा एशियाई हाथी और टाइगर भी पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर जिसको बोला गया है। यहाँ का जो छाऊ नृत्य है बहुत फेमस है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जिसको बोलेंगे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपने अल्पलाइन भूपरिदृश्य तथा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोनों आपने देखा लद्दाख क्यों फेमस है और मयूरभंज क्यों फेमस है। तो मयूरभंज में बहुत सारी विरासतें हैं और जबकि लद्दाख में अल्पाइन है, भूपरिदृश्य और तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए फेमस है लद्दाख। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में हाल में ही पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व जो कि लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अधिकांश हिस्से में हनले गांव में स्थापित किया गया है। अब देखते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के विषय में। 14 मार्च 2023 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जिसको बोला गया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का 10वां संस्करण को जारी किया गया। स्मरणीय तथ्य यह है कि 163 देशों की सूची को जारी किया गया या उनके प्रभाव का अध्ययन और विश्लेषण कर आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन और विश्लेषण करता है। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 2022 में आतंकवाद से मरने वालों की संख्या कितना टोटल 6701 दर्ज की गई है जो कि 9% का गिरावट है और अगर देखा जाए 2021 की बात 2022 में भी इस्लामिक स्टेट जिसको बोलते हैं IS लगभग 410 आतंकवादी हमलों के साथ विश्व का सबसे घातक आतंकवादी या आतंकी समूह डेडलिएस्ट टेरर ग्रुप बना हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए इस्लामिक स्टेट 2022 में कुल मिलाकर मौतें जो हुई है 1045 मौतों के लिए उत्तरदायी है वनली इस्लामिक स्टेट। और इसमें देखिए भूटान, चाइना, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत कुल 71 देशों को 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए चाइना भी बहुत ही अच्छा खासतौर से आतंकवाद से दूर है। भूटान हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, सिंगापुर हो गया। वहीं पर अगर सबसे ख़राब स्कोर देखा जाए सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश अफगानिस्तान है, उसके बाद बुर्किना फासो, सोमालिया है, माली है, सीरिया है। ये सब टॉप 5 जो कंट्री हैं आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश है। अगर देखा जाए इसमें अपने प्यारा देश भारत का स्थान तो इसमें भारत का स्थान भी 13 नंबर पे है। तो भारत भी आतंकवाद से प्रभावित देश है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022 के विषय में। 13 मार्च 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2022 नामक रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। 2018 से लेकर 2022 में प्रमुख शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा में वर्ष 2013 के 17 की तुलना में 5.1% की कमी को दर्ज किया गया। वहीं में देखा जाए विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक आर्म्स एक्सपोर्टर देश देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, फ्रांस, चाइना और जर्मनी है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है हथियारों का। संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, फ्रांस, चाइना और जर्मनी। वहीं पर अगर देखा जाए 2018 से 22 में प्रमुख शस्त्रों के कुल निर्यात का टोटल 76% के लिए वनली यही 5 कंट्री हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी। 76% अकेले 5 कंट्री मिलकर एक्सपोर्ट करते हैं। और विश्व में शस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक अगर देखा जाए तो अमेरिका का शस्त्र निर्यात सकल विश्व का टोटल 40% है और जो कि बढ़ोतरी दर्ज की गई है 2013 और 17 के बीच के बाद के 2018 से 22 के। और विश्व में 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक जो सबसे ज़्यादा खरीदार हैं, सबसे ज़्यादा खरीदता है भारत, उसके बाद सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चाइना है।
सबसे ज़्यादा भारत नंबर 1 पर बना हुआ है इम्पोर्ट में। और कुल आयात के जो 5 कंट्री टोटल 36% हिस्सा अकेले खरीदते हैं, टोटल 5 कंट्री मिलकर। भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है और 11% का हालांकि कमी दर्ज की गई है 2013 से 17 के मुकाबले। और विगत वर्ष की भांति भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। और भारत को कुल आयात में रूस की हिस्सेदारी 45% है। वहीं पर 2018-22 के दौरान भारत को हथियार आपूर्ति करने वाले देशों में फ्रांस दूसरे स्थान पर, अमेरिका तीसरे स्थान पर बना हुआ है। ठीक है। और शीर्ष 25 शस्त्र निर्यातकों में शामिल था। वहीं पर 2018 से 22 में भारत इस सूची से बाहर था। ठीक है। अब देखते हैं रसिया, फ्रांस, इजराइल, इनके द्वारा शस्त्र निर्यात के मुख्य प्राप्तकर्ताओं में भारत शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। अब देखते हैं 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 के विषय में। अकादमी पुरस्कार, एकेडमी अवार्ड, जिन्हें ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, ये वैश्विक फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकार तकनीशियन के लिए सर्वोत्कृष्ट फिल्म पुरस्कार है। और प्रथम ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण 16 मई 1929 को द हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल कैलिफोर्निया में किया गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और अमेरिकी फिल्म निर्माता जिनका नाम है जेनेट यांग एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज की वर्तमान अध्यक्ष हैं। अकादमी का मुख्यालय जो है बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया है। अगर इसमें देखा जाए और डिटेल्स में स्मृति तथ्यों को, तो 12 मार्च 2023 को डाल्बी थिएटर लॉस एंजलिस जो कि कैलिफोर्निया के 95वें अकादमी पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। और इसमें अगर देखा जाए सर्वाधिक 11 नामांकन जो कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को प्राप्त हुआ है। टोटल 11 पुरस्कार अकेले प्राप्त हुआ है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और डेनियल क्वान और डेनियल स्किनडर्ट को निर्देशित फिल्म में कुल मिलाकर 7 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए हैं। वहीं पर मल्टीवर्स में अगर देखा जाए तो कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह पर आधारित इस अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में डेनियल क्वान और डेनियल स्किनडर्ट को पुरस्कार जीते हैं और इसी फिल्म के लिए जीते हैं। और मलेशियाई अभिनेत्री जिनका नाम है मिशेल यो को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म के शानदार अभिनय हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिशेल यो यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला है। इसके अलावा देखिए अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा द व्हेल में अभिनय हेतु ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा देखिए ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है। अन्य प्रमुख विजेताओं को देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री हैं जेमी ली कर्टिस, ये भी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, इनको भी पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो हैं के.वी. क्वान, उनको भी मिला है सेम मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म डेनियल रोहर को मिला है। ठीक है। हाँ, फिल्म जो है नेवेलनी है। और सर्वश्रेष्ठ संगीत जो कि देखा जाए तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ओरिजिनल स्कोर मिला है इसको। ठीक है। अवतार द वे ऑफ वाटर जेम्स कैमरून को सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव को मिला है इसको। और भारत के लिए वो ऐतिहासिक क्षण था जब कार्तिकी गोसावेल द्वारा उनके द्वारा निर्देशित द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। साथ ही देखा जाए तमिल भाषा के इस फिल्म के निर्देशक हैं कार्तिकी गोसाल्वे और निर्माता हैं गुनीत मोंगा ने स्टेज बजाकर यह पुरस्कार को प्राप्त किया है, ग्रहण किया है। यह पहला अवसर था कि भारतीय प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिला है। साथ ही साथ द एलिफेंट विस्पर्स की कहानी एक ऐसे आदिवासी जोड़े की है, बुम्मन और बेल्ली की है, जो कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में रहने वाले हाथी के एक अनाथ बच्चे रघु को गोद लेते हैं और उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। साथ ही साथ देखिए भारत के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण रहा जब ऑस्कर पुरस्कार में पुनः एक ऐतिहासिक क्षण आया जब एस राजमौली द्वारा निर्देशित फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। नाटू नाटू संगीत के जो गीतकार हैं MM कीरावनी हैं और संगीतकार थे और गीतकार जो थे चंद्र बोस ने स्टेज बजाकर पुरस्कार को ग्रहण किया। MM कीरावनी जो कि संगीतकार है नाटू नाटू, ये हाल में UPPCS की एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था डायरेक्टली, तो यहाँ से क्वेश्चन 100% चांस है। और इस गीत के गायक हैं राहुल सिंपलीपंच और काल भैरव हैं। नाटू नाटू किसी भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत ओरिजिनल सॉन्ग का
ऑस्कर जीतने वाला पहला गीत है। तेलुगु भाषा का यह गीत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रामचरण और जूनियर एनटीआर पर फिल्माया गया है। उल्लेखनीय है कि 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर श्रेणी में नाटू नाटू को विजेता घोषित किया गया। साथ ही साथ अब देखा जाए तो भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म में 60 लिस्ट अंतिम 5 फिल्मों में शामिल रहीं, लेकिन यह ऑस्कर पुरस्कार जीतने में चूक गई हैं। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में प्रतिस्पर्धा हेतु पैन नालिन द्वारा निर्देशित गुजराती फिल्म की भाषा की फिल्म जो कि छेल्लो शो भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी, और छेल्लो शो ऑस्कर पुरस्कार हेतु शॉर्टलिस्ट की गई 15 फिल्मों में चयनित हुई थी, लेकिन अंतिम 5 में जगह नहीं बना पाई छेल्लो शो। साथ ही साथ देखिए 95वें ऑस्कर पुरस्कार में प्रसिद्ध अभिनेत्री जिनका नाम है दीपिका पादुकोण ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं में शामिल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा भारतीय अभिनेत्री जिसका नाम था पर्सिस खम्बांटा, ये भी ऑस्कर के मंच पर 1980 में पुरस्कार प्रस्तुतकर्ताओं के रूप में पहुंचने में सफल रहीं। 2016 में ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं में शामिल दूसरी भारतीय प्रियंका चोपड़ा थी। अब देखते हैं लेगाटम समृद्धि सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष लेगाटम समृद्धि सूचकांक को जारी किया जाता है। लेगाटम इंस्टीट्यूट लंदन स्थित लेगाटम कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है जो कि वैश्विक समृद्धि और मानव स्वतंत्रता के विस्तार को बढ़ावा देता है। 27 फरवरी 2023 को लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 को जारी किया गया। इस सूचकांक का 16वां संस्करण है और विश्व समृद्धि सूचकांक के 8 क्षेत्रों और 167 देशों को रैंक प्रदान की गई, और 167 देशों के देश विश्व की 99.4% आबादी को समाहित करते हैं। समृद्धि सूचकांक 3 कार्यक्षेत्र, 12 स्तंभ और 67 तत्वों एलिमेंट्स और 300 संकेतक पर आधारित है। 12 स्तंभ निम्नलिखित है जो कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पर्सनल फ्रीडम, गवर्नेंस, सोशल कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट्स, इंटरप्राइजेज कैंडिडेट्स कंडीशन और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट, इकोनॉमिक क्वालिटी, लिविंग कंडीशंस, हेल्थ, एजुकेशन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। टोटल पिलरों का आपने देखा। विश्व समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क 6 नंबर पर हुए हैं, वहीं पर दक्षिण सूडान अंतिम 167 स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अपना प्यारा देश भारत का स्थान 103 नंबर पर बना हुआ है। और पश्चिमी यूरोपीय विश्व का सबसे समृद्ध मोस्ट प्रॉस्पिरियस कंट्री है, कंट्री बोल सकते हैं या पूरे देश को कंबाइंड करके बोला गया है। पश्चिमी यूरोप विश्व का सबसे सर्वाधिक समृद्ध है। ठीक है, 2023 में। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के विषय में, और इसका प्रकाशन जो कि वाशिंगटन डीसी में स्थित विचार मंच जिसको बोला गया थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। और विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभाजन किया गया है, वहीं पर 12 मात्रात्मक और गुणात्मक घटकों के आधार पर किया जाता है। जो 4 है वो है विधि, नियम, रूल ऑफ लॉ, संपत्ति। इसमें देखिए संपत्ति का अधिकार हो गया, सरकारी सत्यनिष्ठा, न्यायिक प्रभावशीला। सेकंड है सरकार का आकार। सरकार के आकार में जो 12 घटक हैं वह है सरकारी खर्च, कर का बोझ, राजकोषीय स्थिति। नियामक दक्षता जो थर्ड है रेगुलेटरी एफिशिएंसी बोलते हैं। इसमें व्यावसायिक स्वतंत्रता, श्रम स्वतंत्रता और मौद्रिक स्वतंत्रता है। साथ ही साथ देखा जाए खुले बाजार ओपन मार्केट में व्यापार स्वतंत्रता, निवेश स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता है। 27 फरवरी 2023 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 को जारी किया गया। यह उसका 29वां संस्करण है। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के 184 स्वतंत्र स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों और स्थितियों के तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत किया गया। 4 देश सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। और 65 अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः गैर स्वतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। भारत, ब्राजील, रूस जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्था इस श्रेणी में शामिल है। सिंगापुर विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। भारत का स्कोर 2023 में 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो बने रहिए, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में है भारत एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज, या क्लाइमेट में शामिल हुआ है। इसमें देखते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें देखें द एग्रीकल्चर मिशन फॉर क्लाइमेट। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। इसकी शुरुआत जो कि ग्लासगो यूके में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 2021 में हुआ। और इसके थोड़ा सा और तथ्यों को अगर देखा जाए तो इसमें देखिए इस दौरान 2021 में हुआ था M4C
5 वर्षों जो कि 2021 से लेकर 25 के मध्य जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में नवाचार के लिए निवेश और समर्थ बढ़ाना चाहता था, ताकि भागीदार को एकजुट करके जलवायु परिवर्तन और वैश्विक भूख की समस्या को संबोधित किया जा सके। इसमें अगर देखा जाए तो स्मरणीय तथ्य के रूप में तो 22 फरवरी 2023 को भारत एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर करके M4C का मतलब होता है एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, ठीक है। और भारत अबू धाबी में आयोजित I2U2 समूह के पहले बिजनेस फोरम के दौरान M4C में शामिल हुआ और वर्तमान में टोटल 47 कंट्री है या सदस्य बोल सकते हैं, और वैश्विक स्तर पर 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। M4C एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट 8 बिलियन से अधिक डॉलर का निवेश कर लिया है। 8 से 10 मई 2023 के मध्य M4 क्लाइमेट समिट अमेरिका की मेजबानी में वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया है। इसके अलावा देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के विषय में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन US चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा वर्ष 2012 से जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 50 देशों में बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया। स्मरणीय तथ्यों को अगर देखा जाए तो फरवरी 2023 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार केंद्र द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी किया गया। वार्षिक रूप से जारी करने वाले या किए जाने वाले सूचकांक का यह 11वां संस्करण है और इस सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP में 90% से अधिक का योगदान करती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका ओवरऑल रैंकिंग में देखा जाए शीर्ष पर बना हुआ है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में। और अपना प्यारा देश भारत का अगर स्थान देखा जाए तो देखिए, सेकंड नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, थर्ड नंबर फ्रांस है। अपना प्यारा देश भारत का स्थान जो कि है 55 देशों की सूची में 42वें स्थान पर भारत का स्थान है, ठीक है। वहीं पर अगर क्षेत्रीय दृष्टि से देखा जाए तो एशिया में 15 देशों की सूची में 12वें नंबर पे है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। बहुत ही बेकार रैंकिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा खासतौर से इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें आप देखते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 के विषय में 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि सचिवालय है बर्लिन जर्मनी में, इसके द्वारा हर वर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जिसको बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है। और इस सूचकांक के आधार पर विश्व के देश और क्षेत्रों को वहाँ से प्राप्त व्याप्त जो भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। इसमें अगर देखा जाए 2022 में 13 सर्वेक्षण और विशेषज्ञों मूल्यांकनों के आधार पर विश्व के 180 देश और क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तरों के अनुरूप रैंकिंग प्रदान की गई। इसमें 0 से 100 रैंकिंग दिया गया है। 0 का मतलब होता है बहुत ज़्यादा करप्ट है और 100 का मतलब है बहुत ही ईमानदार वेरी क्लीन है। अगर उसमें देखा जाए स्कोर भारत का भी देखेंगे स्कोर, और जो सबसे टॉप पे है डेनमार्क, सबसे ज़्यादा टॉप पे है। ये इसका 28वां संस्करण था, 90 स्कोर के साथ डेनमार्क टॉप पे बना हुआ है, जबकि सोमालिया सबसे बेकार स्कोर के साथ निचले पायदान पर 12वें स्कोर के साथ सबसे नीचे बना हुआ है सोमालिया, ठीक है। 180 देशों की रैंकिंग में 180 नंबर पे है। वहीं पर देखिए डेनमार्क फर्स्ट है, फिनलैंड सेकंड और न्यूजीलैंड थर्ड नंबर पे है। और इसमें अपना प्यारा देश भारत का भी देखते हैं, भारत जो कि 40 अंकों के साथ 50वें नंबर पे है, ठीक है। जबकि 2021 में बात किया जाए तो 40 अंक के साथ 85वें नंबर पर प्राप्त हुआ था। और 2022 में भारत की रैंकिंग जो कि सुधार कोई नहीं हुआ है, ठीक है। चाइना का स्कोर देखा जाए, चाइना 65 नंबर पे है और रसिया 137 नंबर पे है, भारत से भी ज़्यादा करप्शन वहाँ पे है। 94 नंबर पे ब्राज़ील है और दक्षिण अफ्रीका जो कि 72 नंबर पे है, ठीक है। अब देखते हैं भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष। वासेनार एग्रीमेंट एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम।
यह खासतौर से पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली जो वस्तुएं हैं, डबल यूज गुड्स है, उनके तकनीकों के हस्तांतरण की निगरानी करता है। वासेनार नाम जो कि है द हेग नीदरलैंड में स्थित एक उपनगर के नाम से लिया गया है। यह समझौता 1995 में हस्ताक्षरित हुआ था और यह व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत 1996 में हुआ था। इसका सचिवालय जो कि है ऑस्ट्रिया वियना में है। इसमें कुल मिलाकर 42 सदस्य हैं और 2017 में भारत इस व्यवस्था का सदस्य बना था। और संयुक्त राष्ट्र के जो 4 अस्थायी सदस्य हैं, रसिया, अमेरिका, फ्रांस, यूके इस व्यवस्था के सदस्य हैं। चाइना इस व्यवस्था का सदस्य नहीं है। चाइना भी अस्थायी सदस्य का भाग है संयुक्त राष्ट्र के, लेकिन वह इस व्यवस्था वासेनर व्यवस्था का सदस्य नहीं है। स्मरणीय तथ्य यह है कि 1 जनवरी 2023 को भारत ने आधिकारिक तौर पर वासेनर व्यवस्था को इसका अध्यक्षता किया। 1 जनवरी 2023 को अध्यक्षता ग्रहण किया है और 30 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2022 के मध्य वियना में वासेनर व्यवस्था की 26वीं वार्षिक पूर्व बैठक का आयोजन किया गया था। और इस बैठक में ही भारत को जो वासेनर व्यवस्था की अध्यक्षता को सौंपा गया है। कार्यकाल 1 वर्ष रहेगा और भारत को जो कि लास्ट का टेन्योर रहेगा 31 दिसंबर 2023 तक भारत वासेनर व्यवस्था का अध्यक्ष रहेगा। और भारत जो कि आयरलैंड से वासेनर व्यवस्था की अध्यक्षता को ग्रहण किया। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए नेक्स्ट में देखा जाए तो इसमें अन्य बहुपक्षीय निर्यात को विषय में देखा जाए। इसमें देखिए जांगर कमेटी और इसे एनपीटी निर्यात समिति के नाम से भी जानता है। इसमें कुल मिलाकर 39 सदस्य हैं और इस समिति का भारत सदस्य नहीं है। इसी तरह देखिए न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, इसमें इसकी शुरुआत जो हुए थे, स्थापना हुआ था 1974 में हुआ था। कुल मिलाकर 48 सदस्य हैं और यह परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है, एनएसजी, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया समूह, और यह विश्व के देशों का एक अनौपचारिक मंच है। 1985 में स्थापना हुआ था। 2018 में भारत इसका सदस्य बना। कुल मिलाकर 43 सदस्य हैं। वहीं पे MTCR बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। इसकी स्थापना 1987 में हुआ था। 2016 में भारत इस समूह का सदस्य बना और कुल मिलाकर 35 सदस्य इस समय हैं। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के विषय में देखेंगे। मानव स्वतंत्रता सूचकांक जिसको बोलते हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, खासतौर से देखें पर्सनल और नागरिक और आर्थिक इकोनॉमिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में वाशिंगटन DC स्थित जो कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने जारी किया मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 को। अगर इसमें देखा जाए कुल मिला के 165 देश हैं और वैश्विक जनसंख्या का लगभग 98.1% टोटल जनसंख्या इसमें शामिल है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर बना हुआ है, न्यूजीलैंड सेकंड नंबर पर, और वहीं पर एस्टोनिया जो कि 3rd नंबर पर बना हुआ है। और मानव स्वतंत्रता सूचकांक में अगर देखा जाए अपना प्यारा देश भारत का भी स्थान, तो इसमें देखिए भारत जो कि है क्षेत्रीय रैंकिंग में 10वां है। वहीं पर ओवरऑल रैंकिंग में 112 नंबर पर बना हुआ है अपना प्यारा देश भारत 165 देशों के समूह में। अब देखते हैं CSW से ईरान बाहर हो गया है। CSW का मतलब होता है कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, मतलब महिलाओं की स्थिति पर आयोग एक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित एक वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 1946 में किया गया था और यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इस कोष का एक कार्यात्मक आयोग है। संयुक्त राष्ट्र के 45 सदस्य राष्ट्र किसी भी समय इस आयोग के सदस्य के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट 45 सदस्य देशों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि इस आयोग में शामिल होता है। इसका चुनाव आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा समान भौगोलिक वितरण जिसको बोलते हैं इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर किया जाता है। सदस्यों का चुनाव 4 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। भारत भी CSW का सदस्य है जिसका कार्यकाल 2025 तक है। तो हाल में बाहर कर दिया गया ईरान को। क्यों बाहर कर दिया गया, कुछ न्यूज रहा है। 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक
और सामाजिक परिषद ने ईरान को शेष कार्यकाल के लिए महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से बाहर करने का प्रस्ताव को पारित किया है। और 2000 ईरान का कार्यकाल 2022 से 2026 तक प्रस्तावित था, अतः उसे शेष कार्यकाल के लिए तत्काल प्रभाव से इस आयोग से बाहर कर दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में 29 देशों ने मतदान किया था। वहाँ पे विपक्ष में बोलिविया, चाइना, कजाकिस्तान, निकारागुआ, नाइजीरिया, ओमान, रसिया और जिम्बाब्वे ने मतदान किया था। जैसे CSW से ईरान को बाहर किया जा रहा था, तो प्रस्ताव में विपक्ष में चाइना और रसिया जैसे कंट्री भी हैं, ओमान भी है, जबकि भारत सहित 16 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में देखते हैं। तो हाल में न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि 22 वर्षीय ईरानी महिला थी, सितंबर, इनका नाम था महसा अमीनी। इनको मोर्टेलिटी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था और उन पर सरकारी मानकों के अनुरूप हिजाब न पहनने का आरोप लगाया था। बाद में पुलिस की हिरासत में उन्हें पीटा गया और फाइनली उसकी मृत्यु हो गई। और इस घटना के परिणामस्वरूप ईरान में व्यापक स्तर पर बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन को दबाने के लिए ईरान की जो पुलिस है और ज़्यादा क्रूर कार्रवाई किया था, जिसकी वजह से ईरान को CSW से बाहर करने का प्रस्ताव किया गया। अब देखते हैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 के विषय में, वर्ल्ड टैलेंट्स रैंकिंग। एंड इसका देखिए प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा किया जाता है। इस रैंकिंग के तहत किसी भी देश को अपनी घरेलू प्रतिभाओं के कौशल और योग्यताओं को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही साथ इसके तहत जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोककर रखने की क्षमता का आकलन भी किया जाता है। IMD जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसको जारी करता है हर साल विश्व प्रतिभा रैंकिंग को। 2022 को भी जारी किया, इसका 9वां संस्करण था। कुल मिलाकर 63 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। स्विट्जरलैंड को नंबर 1 शीर्ष स्थान प्राप्त है, वहीं पर स्वीडन सेकंड और आइसलैंड 3rd नंबर पर बना हुआ है। लगातार 6वें वर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित और बनाए रखने के लिए 63 देशों के रैंकिंग में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। इस सूचकांक में सम्मिलित 63 देशों की सूची में भारत ने 52वां स्थान प्राप्त किया है 63 देशों में विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 में। ठीक है, वहीं पर सिंगापुर जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में सिंगापुर का स्कोर जो कि काफ़ी उल्लेखनीय है और प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पर भारत जो कि क्षेत्रीय एशिया प्रशांत क्षेत्र में 12वां नंबर पे है भारत। ठीक है, तो इस तरह देखा जाए तो भारत का रैंक जो कि है 52वां नंबर पे है। ठीक है, 2022 में। अब देखते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के विषय में। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर देखिए 7 दिसंबर 2022 को अमेरिका के प्रतिष्ठित जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स द्वारा 2022 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर को घोषणा किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूक्रेन की भावना जिसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। वोलोदिमीर जेलेंस्की के विषय में अगर देखा जाए तो यूक्रेन के 6ठे राष्ट्रपति 2019 में बने और इससे पहले वे हास्य अभिनेता और पटकथा लेखक के रूप में काफ़ी सक्रिय थे। उन्होंने विश्व भर में युद्धकाल के नेतृत्वकर्ता वार टाइम लीडर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त किया। साथ ही साथ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लायन पुरस्कार चेक गणराज्य का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, उनको सम्मानित किया गया। साथ ही साथ देखिए पोलैंड के जीवाश्म वैज्ञानिकों के एक समूह ने 150 मिलियन वर्ष पुराने फेदर स्टार के जीवाश्म का नामकरण वोलोदिमीर जेलेंस्की के नाम पर रखने की घोषणा किया गया। साथ ही साथ देखिए फेदर स्टार एक समुद्री जीव की एक विलुप्त प्रजाति है। और इसके बाद देखिए फाइनेंशियल टाइम्स ने भी वोलोदिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया। अन्य विजेताओं को देखते हैं हीरोज ऑफ द ईयर द वुमेन ऑफ ईरान और इंटरटेनर ऑफ द ईयर जो कि द कोरियाई पॉप जिसको ब्लैक पिंक को दिया गया। इसी तरह एथलीट ऑफ द ईयर एरोन जज को, आइकन ऑफ द ईयर मिशेल यो और इनोवेटर ऑफ द ईयर ग्रेगरी रॉबिन्सन जेम्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में फोर्ब्स विश्व के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची को जारी किया गया। अगर इसमें देखा जाए वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन 2022 की सूची में
एज का 19वां संस्करण है और 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं को शामिल किया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो कि है उर्सुला वॉन डेर लेन जर्मनी की है, जो कि शीर्ष स्थान बनी हुई है। वहीं पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष जिसकी क्रिस्टिना लैगार्ड है दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर कैमला हैरिस है जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। यूएसए की टेलर स्विफ्ट सबसे युवा और 33 वर्ष की शक्तिशाली महिला है। वहीं यूएसए की नैन्सी पेलोसी सबसे उम्रदराज 82 वर्ष की शक्तिशाली महिला है। नैन्सी पेलोसी 82 वर्ष की हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। क्रिस्टिना लैगार्डे यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष हैं। वहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं कैमला हैरिस थर्ड नंबर पर बनी हुई हैं। युवा पूछ सकता है, युवा पूछेगा तो टेलर स्विफ्ट है जो कि यूएसए की है, सबसे शक्तिशाली महिला है। अब भारत के विषय में देखा जाए तो देखिए इटली के प्रथम प्रधानमंत्री भी जॉर्जिया मेलोनी इनको भी पहली बार शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और पर्सनालिटी को, जो कि मैरी बर्रा जो कि अमेरिका की है, सीईओ जनरल मोटर्स की है मैरी बर्रा, इनको भी चौथा रैंक मिला है। क्रिस्टलिया जॉर्जिया जो कि बुल्गारिया के हैं, आईएमएफ के प्रबंध निदेशक हैं। ताइवान के राष्ट्रपति जो कि साई इंग वेन, और इसके अलावा देखिए वित्त मंत्री अमेरिका के हैं जेनेट एलन जो कि अमेरिकी के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, ये भी 33वें नंबर पे हैं। बहुत देखिए इंपॉर्टेंट है, जेसिंडा आर्डन जो कि न्यूजीलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनको भी 40वां नंबर मिला था। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन। ठीक है, इसके अलावा अब देखते हैं अपने भारत के कुछ पर्सनालिटियों के विषय में। अगर इसमें देखा जाए तो इस वर्ष भारत में 6 महिलाओं ने इस सूची में टॉप 100 में, जो कि फोर्ब्स की जो 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी होती है, इसमें रैंक प्राप्त की हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखा जाए, अगर नेक्स्ट देखिए निर्मला सीतारमण भारत की तरफ से नंबर 1, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो 36वें नंबर पर बनी हुई हैं, चौथी बार इस सूची में शामिल हुई हैं। वहीं पर 37वें और 41वें नंबर पे इससे पहले थी। और एचसीएल की चेयरपर्सन जिनका नाम है रोशनी नाडर मल्होत्रा जो कि 53वें स्थान पे हैं। सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरीबुच जो कि 54वें स्थान पे। वहीं सेल की जो अध्यक्ष है शोभा मंडल 67वें स्थान पर। बायोकान की संस्थापक किरण मजूमदार शाह 77वें स्थान पर बनी हुई है। वहीं पर नायका की संस्थापक और सीईओ फाल्गुनी नायर जो कि 89वें स्थान पे हैं। अब देखते हैं 100 प्रेरणा और प्रभावशाली महिलाओं की सूची बीबीसी के द्वारा जो जारी किया जाता है। बीबीसी का मतलब होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशंस। इनके द्वारा विश्व के 100 प्रेरणा प्रभावशाली महिलाओं की सूची को जारी किया गया। थीम है प्रोग्रेस, 10वां संस्करण है इस सूची का। इसमें देखा जाए तो हाल में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खी बटोरी है। इसमें भारत को 4 महिलाएं को शामिल किया गया भारत के, जिसमें प्रियंका चोपड़ा है, शीर्षा बांदला जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियर है, स्नेहा जमाले जो कि सामाजिक कार्यकर्ती हैं, गीतांजलि श्री लेखिका को भी शामिल किया गया है। अब देखते हैं वर्ल्ड वाइड कॉस्ट फॉर लिविंग रिपोर्ट 2022 के विषय में। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2022 नामक रिपोर्ट को जारी किया गया। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग एक अर्धवार्षिक सर्वेक्षण है, ट्वाइस ईयरली सर्वे है जो EIU के द्वारा संचालित किया जाता है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष जून और दिसंबर माह में जारी किया जाता है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए स्मृति तथ्यों को देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 के आधार पर 172 शहरों को रैंक प्रदान किया गया है। न्यूयॉर्क शहर को सबसे कीमतों के आधार पर मतलब बेस्ट सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है। वहीं पर सिंगापुर और न्यूयॉर्क विश्व में रहने के लिए सबसे महंगे शहर है, सिंगापुर और न्यूयॉर्क। ठीक है, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट में न्यूयॉर्क ने रैंकिंग में पहले बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं पर अगर दमिश्क में देखा जाए, सीरिया विश्व में सबसे सस्ता शहर है रहने के लिए, मतलब वहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता है, कहने का मतलब ये है। विश्व के अन्य किसी शहर की तुलना में अगर हाई इन्फ्लेशन रेट में देखा जाए तो काराकस वेनेजुएला जो कि 132% दर्ज की गई है। भारत में देखा जाए तो शीर्ष 10 शहर अगर देखा जाए तो सबसे सस्ते शहर में बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद को शामिल किया गया है। ठीक है, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में, चेन्नई तमिलनाडु में और अहमदाबाद गुजरात में है। क्रम से स्कोर देखा जाए तो 38
बेंगलुरु का है स्कोर, और चेन्नई का 37 है, अहमदाबाद का 35 है। और रैंक जो कि है बेंगलुरु का 161, चेन्नई का 164 और अहमदाबाद का 165 रैंक है। ठीक है, और तो काफ़ी मतलब कह सकते हैं बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। 172 शहरों को रैंक दिया गया, इसमें से 165 सबसे भारत का है, तो समझ सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं भारत GPAI का अध्यक्ष बना है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक मल्टी स्टेक होल्डर पहल है। यह सदस्य राष्ट्रों का एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक साझेदारी है। GPAI को एक आधिकारिक तौर पर 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया। GPAI के सचिवालय की स्थापना पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसको बोलते हैं OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में किया गया। इसमें 15 संस्थापक सदस्य हैं और इसमें देखा जाए 14 देश, और इसमें से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। वर्तमान में GPAI के कुल सदस्य की संख्या जो कि देखा जाए तो 29 हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा अस्थायी पर्यवेक्षण परमानेंट ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहा है OECD। दिसंबर 2020 में यूनेस्को को भी GPAI के पर्यवेक्षण के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा देखा जाए स्मृति तथ्यों के विषय में, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI का तीसरा शिखर सम्मेलन जो कि टोक्यो जापान में किया गया। भारत ने अगले 1 वर्ष के लिए GPAI का परिषद की अध्यक्षता को ग्रहण किया है। भारत ने यह अध्यक्षता फ्रांस से ग्रहण किया है। GPAI परिषद जो कि GPAI काउंसिल एक मंत्री स्तरीय निकाय मिनिस्ट्रियल लेवल बॉडी है जिसमें सभी सदस्य शामिल हैं। इसमें अगर देखा जाए नेक्स्ट में पहला शिखर सम्मेलन जो कि कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था 2020 में, दूसरा हुआ था पेरिस फ्रांस में, तीसरा जो कि टोक्यो जापान में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में जो कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के विषय में देखते हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन सूचकांक अगर देखा जाए इसमें तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एक जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। इस सूचकांक का एक प्रकाशन वार्षिक रूप से 2005 में जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक में कुल मिलाकर 59 देश और यूरोपीय संघ के अलावा जलवायु संरक्षण के प्रदर्शन का मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। टोटल 14 संकेतक के आधार पर 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। 4 श्रेणियाँ जो कि हैं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। और देखिए 14 नवंबर 2022 को COP27 के जर्मन वाच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 को इसका 18वां संस्करण है। और 2023 में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका, और शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश के लिए कोई इसलिए स्थान नहीं रखा गया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी भी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सी की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है। किसी भी देश को अत्यधिक वेरी हाई रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। डेनमार्क में CCPI 2023 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में समग्र रूप से अगर ओवरऑल रूप से देखा जाए 4था स्थान हासिल हुआ है। वहीं पर ईरान को सूचकांक में अंतिम 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं CCPI 2023 शीर्ष स्थान में डेनमार्क चौथे नंबर पे है, स्वीडन 5वें नंबर पे है। 1 से 3 स्थान तक कोई भी स्थान किसी भी देश को शामिल नहीं किया गया है। वहीं पर देखा जाए ब्रिक्स देशों की स्थिति, भारत का जो रैंक है 8वां नंबर पे है। ठीक है, और भारत 10वें स्थान पे था 2021 में। ठीक है, अभी 2022 में भी था, 2023 में 8वें स्थान पर है। और भारत का अगर रैंक देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 9वां रैंक है, नवीकरणीय ऊर्जा में 24वां, ऊर्जा उपयोग में 9वां और जलवायु नीति में 8वां रैंक है। इसके बाद देखते हैं वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2022 के विषय में। इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल इनके द्वारा पोर्ट लॉन्स
इंस्टीट्यूट और ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट के द्वारा या इनके सहयोग से वैश्विक प्रतिभा सूचकांक को जारी किया गया। इसका 9वां संस्करण था। इसका शीर्षक था द टेक्टोनिक ऑफ टैलेंट्स इज द वर्ल्ड ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स इंक्रीज टैलेंट इनक्वलिटीज। स्मरणीय तथ्य है कि 133 देश इसमें शामिल हुए हैं। और इसके साथ ही इसमें जो न्यू पॉइंट है इसमें देखा जाए अगर तो ग्लोबल सिटी टैलेंट्स कंपटीशन में कुल मिलाकर 175 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर, सिंगापुर सेकंड, डेनमार्क थर्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे और 5वें नंबर पर स्वीडन है। अंतिम 5 में सबसे फाइनली सबसे लास्ट में चाड है और इसके बाद कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो 132वें नंबर पर है, इथियोपिया 131 नंबर पर है और भारत का रैंक देखा जाए तो 101 नंबर पर भारत बना हुआ है। क्षेत्रीय रैंक चौथा नंबर पर है भारत का। और 8 शहर, भारत के 8 शहरों को अगर देखा जाए तो रैंकिंग को देखते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में अगर 8 शहर देखा जाए तो बेंगलुरु 125 नंबर पे, मुंबई 135 नंबर पे, तो आप देख सकते हैं सूरत 169 नंबर पे। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो सैन फ्रांसिस्को को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, वहीं पर ढाका बांग्लादेश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ जो कि 175वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 के विषय में। 4 इंडिकेटर के आधार पर रैंकों को प्रदान किया जाता है या अंक प्रदान किया जाता है। और बिजनेस इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट, सरकार और सिविल सेवा में पारदर्शिता, रिश्वत प्रतिरोध तंत्र और उनका प्रवर्तन, और मीडिया की भूमिका सहित समाज की निगरानी हेतु क्षमता। तो कुल मिलाकर 4 रैंक है या इंडिकेटर्स है, आधार है, इस पर रैंक प्रदान किया जाता है। जो एक रैंक पाता है, एक स्कोर पाता है, सबसे कम जोखिम होता है। जो 100 पाता है उसको उच्चतम जोखिम का माना जाता है। 2022 में अगर देखा जाए तो ग्लोबल बराबरी इंडेक्स 2022 जारी किया गया। और जारी कौन करता है? रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन इसको जारी करता है। 194 देश शामिल हुए थे। 4 के साथ नॉर्वे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं पर उत्तर कोरिया सबसे फाइनली सबसे लास्ट में 93 के साथ अंतिम स्थान जो कि 194वें नंबर प्राप्त किया है। और भारत का रैंक 86वां रैंक है, स्कोर 48 है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022। अब देखते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 के विषय में। अब देखते हैं नेक्स्ट इंडेक्स के विषय में, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022। इसमें देखिए, इसमें आपको देखने को मिलेगा 2008 से रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। और 2022 का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का 13वां संस्करण है। इसमें कुल मिलाकर 8 फैक्टर हैं और 44 इंडिकेटर पर आधारित है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को जारी किया जाता है। 140 देश कह सकते हैं या क्षेत्राधिकार में कानून के शासन का मूल्यांकन करता है टोटल विश्व के। अगर देखा जाए डेनमार्क नंबर 1 पर बना हुआ है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में, नॉर्वे सेकेंड, फिनलैंड थर्ड, और अपना देश प्यारा देश भारत के विषय में देखेंगे जो कि भारत का स्थान है, अगर देखा जाए 77 नंबर पे भारत का स्थान है। ठीक है, और वहीं पर सबसे फाइन लास्ट पोजीशन में बना हुआ अफगानिस्तान जो कोई 138 नंबर पर है। ठीक है, और वेनेजुएला का स्थान 140 नंबर पे है, सबसे लास्ट में है। और अफगानिस्तान का नंबर 138 है। ठीक है, जो कि कानून के शासन के अनुपालन में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। भारत का स्थान भी 140 में से 77 स्थान पे है। इसके अलावा देखते हैं वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के विषय में। इसमें आपको देखने को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय नीति अनुसंधान संस्थान जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है या अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा इसको सबसे पहले सृजन किया गया 2006 में। और 2018 में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वैश्विक भूख सूचकांक के प्रकाशन से स्वयं को अलग करने का निर्णय लिया। तब से यह सूचकांक जो कि बेल्ट हंगर हेल्प और कंसेंस वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। 4 इंडिकेटर ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैश्विक भूख सूचकांक। इंडिकेटर इसका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अल्प पोषण, बाल दुबलापन, चाइल्ड वेस्टिंग बोलते हैं, बाल ठिगनापन, चाइल्ड स्टर्निंग, और बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी के आधार पर तैयार किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है, वहीं पे 100 सबसे बेकार स्कोर माना जाता है 100 को। इसमें अगर देखा जाए सबसे
जो सबसे खराब प्रदर्शन करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए किसी भी देश में भुखमरी की तीव्रता का आकलन किया जाता है, उनके 5 वर्ग में बनाए गए हैं। जिनका स्कोर 9.9 या उससे कम है तो उसको लो की कैटेगरी में रखा गया है। मॉडरेट की श्रेणी में 10 से लेकर 19.9 से, और 20 से लेकर 34.9 की श्रेणी में गंभीर की श्रेणी है। वहीं 35 से लेकर 49.9 तक अलार्मिंग की कंडीशन। वहीं 50 या उससे अधिक स्कोर भुखमरी की चरम भयावह एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन को प्रदर्शित करता है। वहीं पर देखा जाए स्मडी पॉइंट 13 अक्टूबर 2022 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2022 को जारी किया जाता है। यह इसका 17वां संस्करण है और फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोकल गवर्नेंस विषय पर केंद्रित है 2022 की रिपोर्ट। और 2022 के अनुसार ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार 2021 में विश्व के कुल मिलाकर 828 मिलियन लोग अल्प पोषित हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो 2022 के अनुसार तो 18.2 पॉइंट है वैश्विक स्कोर है, जो कि मॉडरेट प्रवृत्ति को दर्शाता है। वहीं पर देखा जाए 2022 में विश्व में दक्षिण एशिया 27.4 में भुखमरी का स्तर सर्वाधिक है दक्षिण एशिया में, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका जो हो गया, अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा का स्थान है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है सोमालिया। एक ऐसा देश है जिसका एकदम एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन, वहाँ पे भुखमरी की बहुत ज़्यादा कंडीशन बेकार है वहाँ पे। और वहीं पर देखिए 5 अफ्रीकी देश है, जबकि मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर, यमन भुखमरी की अलार्मिंग कंडीशन का सामना कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पर जो कि बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सीरिया को अंतिम जिसको बोलते हैं प्रोविजनल रूप से भुखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। और देखा जाए तो 5 वर्ष से कम आयु के जो कि स्टनिंग के मामले में यमन में सर्वाधिक हैं, और दुबलापन में भारत जो कि 19.3% दर्ज किया गया है कम आयु के बच्चों में। और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में सोमालिया जो कि सर्वाधिक है, सोमालिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। वर्ष 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 देशों में 121 देशों में अगर देखा जाए तो 17 ऐसे देश हैं जिनका स्कोर 5 से कम है, और इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि सामूहिक रूप से इनको 1 से 17 रैंक सूचीबद्ध किया गया है। कोस्टा रिका और यूएई जो कि संयुक्त रूप से सूचकांक में 18वें स्थान पे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना प्यारा देश भारत 107 नंबर पे है। तो भारत का स्कोर भी बहुत एक तरह से कह सकते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बहुत ही ख़राब स्कोर है, ठीक है। बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 121 देश में 107 रैंक है भारत का, तो बहुत ही ख़राब कंडीशन है भुखमरी में। और भारत का यह स्कोर भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 को। इस रैंकिंग को ब्रिटिश कंपनी क्यूएस साइमंड्स के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2009 से वार्षिक आधार पर इसका प्रकाशन किया जा रहा है। रैंकिंग प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालय पर प्रकाश डालती है। स्मरणीय तथ्य है कि टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग को जारी किया है, और 8 नवंबर 2022 को क्यूएस एशिया रैंकिंग 2023 को जारी किया गया है। इसको अगर देखा जाए इसमें तो इस रैंकिंग में 15वां संस्करण है। 760 संस्थानों को शामिल किया गया है। सर्वाधिक 3 विश्वविद्यालय जो कि हैं चाइना के हैं, सर्वाधिक विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कि मुख्य रूप से चाइना के हैं क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। वहीं पे देखा जाए पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना का नंबर 1 पर बना हुआ है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सेकंड नंबर पे है। सिंगवा जो कि ये भी चाइना का मुख्य वो भी ये भी आपको 3rd नंबर पे बना हुआ है। वहीं पर अपने देखा जाए तो 2023 की रैंकिंग में कुल 118 भारतीय विश्वविद्यालयों को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 118 में जो कि मेन कौन सा है, तो इसमें देखिए 40वें नंबर पर IIT बॉम्बे है, और 46वें नंबर पर IIT दिल्ली, 52 नंबर पर IIT बेंगलुरु, 53 पर IIT मद्रास और 61 पर IIT खड़गपुर है। दिल्ली विश्वविद्यालय का नंबर 85 है। अब देखते टाइम्स, ये तो हम लोग देखें क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के विषय में। अब देखते टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय, वैश्विक में जो कि पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में देखेंगे तो इसमें भी 5 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले देखते हैं 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय
रैंकिंग को जारी किया और 104 देशों का कुल मिलाकर 1799 विश्वविद्यालयों को रैंक दिया गया है। अगर इसमें हम लोग देखें तो देखिए 19 वर्षों के इतिहास में विश्वविद्यालयों के संदर्भ में सबसे बड़ा संस्करण है और 177 जो विश्वविद्यालय यूएसए के सर्वाधिक इसमें शामिल किए गए हैं। वहीं पर जापान के अगर देखा जाए तो विश्वविद्यालय 117 हैं, यूके के 103 हैं, चाइना के 95 है और भारत के 75 विश्वविद्यालय का स्थान दिया गया है। तो रैंकिंग में यूनाइटेड किंगडम के जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान दिया गया, लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान दिया गया। वहीं पर चीन का जो सिंघुआ विश्वविद्यालय है एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। भारत का शीर्ष 200 में कोई भी स्थान प्राप्त नहीं है किसी भी विश्वविद्यालय को। टॉप 300 में बेंगलुरु को मिला है स्थान मात्र, आईआईसी बेंगलुरु। ठीक है, तो भारत का कंडीशन देख सकते हैं विश्वविद्यालय की श्रेणी में बहुत ही खराब कंडीशन है। नोबेल पुरस्कार 2022 के विषय में देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। तो 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक और उद्यमी जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं। और अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में जो उल्लिखित इनकी इच्छा को पूर्ण करने हेतु 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना किया गया। नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं। तो देखिए 1901 से कौन सा, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वेरिजेस रिक्सबैंक, स्वीडन का जो केंद्रीय बैंक है, उन्होंने 1968 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार जो कि 1969 में प्रदान किया गया। तो देख सकते हैं टोटल क्षेत्र शुरू में था भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, लेकिन बाद में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को भी बढ़ाया गया जो कि 1968 में बढ़ाया गया है। तो देखते हैं 10 अक्टूबर स्मरणीय पॉइंट है, 10 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा 2022 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया गया। यह 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया जिसमें से बेन बर्नाके थे जो कि द ब्रुकलिन्स इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन डीसी यूएसए के, वहीं पर डगलस डब्ल्यू डायमंड्स और तीसरे जो हैं फिलिप्स एच डायवगिंग जो कि वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस यूएसए के। इन तीनों लोग को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साथ ही साथ इनके विषय में थोड़ा सा और अध्ययन किया जाए तो इन्होंने अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब देखते हैं नोबेल का शांति पुरस्कार, ये दिया गया 7 अक्टूबर देखिए 2022 को ओस्लो नॉर्वे द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा किया गया। इसमें एक व्यक्ति और 2 संगठनों को दिया गया है। एक व्यक्ति हैं एलिस बियालास्की और दूसरा है मेमोरियल और तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो एक व्यक्ति और 2 संगठन को दिया गया है। देखिए एलिस बियालास्की के विषय में अगर देखा जाए तो बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। इन्होंने 1996 में बेलारूस में हुए विवादास्पद संवैधानिक संशोधन की प्रतिक्रिया स्वरूप वायसना नामक संगठन की स्थापना किया। मेमोरियल एक मानवाधिकार संगठन है, इसकी स्थापना 1987 में पूर्व सोवियत संघ में किया गया। वहीं पर इन संस्थापकों में से 1975 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंद्रेई सखारोव और मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वेतलाना गुनुसकीना शामिल थी। और यूक्रेन में मानवाधिकार और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007 में क्यू में सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज की स्थापना किया गया था। अब देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, इसको भी स्टॉकहोम में स्थित द स्वीडिश एकेडमी के द्वारा साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया गया। इसमें 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका जिनका नाम है एनी अर्नो को प्रदान किया गया है। ये पहली फ्रांसीसी महिला हैं जिनको नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और समग्र ओवरऑल रूप से 17वीं महिला हैं। इनका प्रथम उपन्यास था लेस आर्मोरिज विदास जो कि 1990 में और क्लीन आउट नामक से प्रकाशित है और 1974 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा देखा जाए तो अन्य उपन्यास अ मैन ऑफ प्लेस, अ वोमेन स्टोरी, द ईयर्स, ए भी पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा आप देखते हैं रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के विषय में। तो रसायन के क्षेत्र में भी 5 अक्टूबर को दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में घोषणा किया गया। 3 वैज्ञानिक को दिया गया। पहला है कैरोलिन आर बर्टोजी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, और
इसके अलावा देखिए मोर्टन मेल्टन यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क और के बैरी शार्पलेस स्क्रिच रिसर्च अमेरिका, ये तीनों लोग को संयुक्त रूप से रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इनको भी क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगन केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। और बैरी शार्पलेस और मोर्टन मेल्टन ने रसायन के नए कार्यात्मक फंक्शन फॉर्म में क्लिक केमिस्ट्री की आधारशिला रखी। इसके बाद देखिए कैरोलिन बाटोजी ने क्लिक केमिस्ट्री को एक नए आयाम तक पहुंचाया और जीवित जीवधारियों पर इसका प्रयोग करना आरंभ किया। कैरोलिन ने बायो ऑर्थोगोनल अभिक्रिया का विकास किया जो जीवित जीवधारियों के अंदर कोशिका के सामान्य रसायन शास्त्र को बाधित किए बिना संचालित होती है। दूसरा अवसर है यह कि बैरी शार्पलेस को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है और इससे पूर्व 2001 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो 2 बार जीतने वाले ये दूसरे वैज्ञानिक है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। और फ्रेडरिक सेंगर जो कि यूके के हैं, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, एक तो 1958 में, दूसरा 1980 में। तो पहले व्यक्ति थे फ्रेडरिक सेंगर जो कि 2 बार रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। दूसरे जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं उनका नाम था बैरी शार्पलेस। ठीक है, अब देखते हैं भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के विषय में। इसको 4 अक्टूबर को घोषणा किया गया। 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें से एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लाजर अमेरिका के, एंटोन जिलिंजर जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। इन तीनों लोग को पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इन तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम मैकेनिक्स के एक विचित्र गुण जो कि आपस में गुथे हुए फोटॉनों पर किए गए प्रयोग और इसके बाद देखते हैं बेल असमानता नियम के उल्लंघन को स्थापित करने और क्वांटम सूचना विज्ञान में क्रांति लाने के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, अब चिकित्सा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो द नोबल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा 2022 में हेतु चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया गया। यह पुरस्कार स्वीडन के स्वांते पाबो को प्रदान किया गया है। इन्होंने विलुप्त मानवनुमा आदि मानव प्रजाति के जीनोम और मानव विकास से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यांमार FATF की ब्लैक लिस्ट सूची में शामिल हुआ है। तो पाकिस्तान के बाद म्यांमार भी शामिल हुआ ब्लैक लिस्ट सूची में। इसको हम लोग देखेंगे, ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। देखिए FATF का फुल नेम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, और ये वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नज़र रखने वाली एक संस्था है जो कि 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों की पहल पर FATF की स्थापना हुई थी। वर्तमान में कुल मिला के इसके 39 सदस्य हैं, जिसमें से 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। इंडोनेशिया FATF का एकमात्र पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर देश है, जो कि भारतवर्ष 2010 से FATF का सदस्य देश है। और 2023 को रसिया की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया FATF की। ठीक है, और 2022 में जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में संपन्न हुआ बैठक, इसकी अध्यक्षता किया था सिंगापुर के TT राजा कुमार के द्वारा। और म्यांमार को ब्लैक लिस्ट सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले म्यांमार के अतिरिक्त ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो कि कांगो नहीं है, उत्तर कोरिया को ब्लैक सूची में शामिल किया गया है। और जो कि ब्लैक सूची को अगर देखा जाता है आधिकारिक रूप से हाई रिस्क ज्यूरिडिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन के नाम से जाना जाता है। जो ब्लैक लिस्ट सूची में शामिल रहता है कोई भी देश खासतौर से आर्थिक रूप से मदद करने से इनकार कर देता है, बिल्कुल कम्प्लीटली। और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और मोजाम्बिक तंजानिया को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। पाकिस्तान जो कि शामिल था ग्रे लिस्ट में, पाकिस्तान और निकारागुआ को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है। तो ये पाकिस्तान के लिए रात भरी खबर है कि इसको ग्रे लिस्ट सूची से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के विषय में 2007 से वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इस सूचकांक का प्रकाशन वैश्विक या विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। और इस सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टलूस इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया गया। और साथ ही इस सूचकांक के प्रकाशन में कॉरपोरेट नेटवर्क भागीदारों तथा द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ब्राजीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इकोपेट्रोल कोलंबिया और टर्किश एक्सपोर्ट्स असेंबली की सहयोगी भूमिका रही है।
इसके अलावा देखिए स्मरणीय तथ्य यह है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक के 15वें संस्करण का प्रकाशन किया गया और नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ। और विश्व के कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचारों को मापकर उन्हें रैंकिंग प्रदान करना वैश्विक नवाचार सूचकांक का काम है। और देखिए 12वें वर्ष में विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था रही है 2022 में स्विट्जरलैंड रहा है, लगातार 12वें वर्ष सबसे कह सकते हैं मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी। ठीक है, चाइना को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है जो कि शीर्ष 30 देशों में एकमात्र जो कि मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 आपने देख लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका सेकंड नंबर, स्वीडन थर्ड, यूनाइटेड किंगडम फोर्थ, नीदरलैंड 5 नंबर पे है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने 36.6 स्कोर के साथ 40वीं रैंकिंग और 46वां स्थान प्राप्त किया, जो अभी तक भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। वहीं पर तुर्की देखिए 37वां स्थान है तुर्की का, और भारत 40वें स्थान, पहली बार इस सूचकांक में शीर्ष 40 देशों में शामिल हुआ है भारत। साथ ही भारत निम्न मध्यम आय वाले समूह वाले देशों में मध्यम एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में शीर्ष स्थान पे है। इसके अलावा देखिए भारत, केन्या, मालडोवा, वियतनाम ने लगातार 12वें वर्ष इनोवेशन अचीवर का खिताब हासिल किया है। वर्ष 2022 में पहली बार इंडोनेशिया 75वां स्थान है, उज्बेकिस्तान 82वां स्थान है, पाकिस्तान जो कि 36वां स्थान है, इनको इनोवेशन अचीवर का दर्जा हासिल हुआ है। अगर देखा जाए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के तहत वर्ष 2022 में विश्व के सबसे बड़े विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स की भी घोषणा किया गया है। वर्ष 2022 में टोक्यो, योकोहामा, जापान विश्व का सबसे शीर्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी हब है। विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत के 4 शहर बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई शामिल है। अब देखते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 की ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स विकसित और विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रमुख साधन है। यह सूचकांक जो कि लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित तथा कार्टोवा एग्रीसाइंस के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। ठीक है, 2012 में पहली बार इसको जारी किया गया था और 113 देश इसमें शामिल हैं, जो कि 4 प्रमुख पिलर पर आधारित है। पिलर को देख लीजिए, पहला पिलर है फूड अफोर्डेबिलिटी, जिसको बोलते हैं खाद्य सामर्थ्य, फूड अवेलेबिलिटी जो कि खाद्य उपलब्धता, क्वालिटी एंड सेफ्टी गुणवत्ता और सुरक्षा, स्थिरता और अनुकूलन। ठीक है, तो 4 पिलर है। इसमें अगर देखा जाए तो 113 देशों को 2022 में शामिल किया गया है, यह इसका 11वां संस्करण है और फिनलैंड इसको नंबर 1 इस पर है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्कोर 68 स्थान पे प्राप्त हुआ है 2022 में भारत का स्कोर। ठीक है, वहीं पर हालांकि 2021 में देखा जाए तो 71वां स्थान है, तो भारत का स्कोर काफ़ी अच्छा है, इस पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, 3 भारतीय शहर को शामिल किया गया यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ को। इसमें अगर देखा जाए तो यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफलाइन लर्निंग संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा संगठनात्मक निकाय है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, जिसका वैश्विक अधिदेश जीवन पर्यंत अधिगम, जिसको लोग बोलते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, UIL हैम्बर्ग जर्मनी में स्थित है। स्थानीय सरकारों को जीवन पर्यंत अधिगम रणनीति विकसित करने में मदद करता है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। इसमें 3 भारतीय शहर को शामिल किया गया, विश्व भर के 76 देशों के 294 शहर को शामिल किया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो स्मरणीय पॉइंट यही है कि 44 देशों के 77 शहरों को शामिल करने की घोषणा किया गया था 2 सितंबर 2022 को। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में 3 भारतीय शहर को देखा जाए 77 शहरों में से, तो नीलाम्बूर जो कि केरल का है, त्रिशूर केरल का और वारंगल तेलंगाना के तीनों शहर को शामिल किया गया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में। और इसके विषय में अगर थोड़ा सा देखा जाए डिटेल्स में तो तीनों के विषय में, त्रिशूर एक केरल का एक सांस्कृतिक राजधानी है, बहुत ही लोकप्रिय है, यहाँ पे आभूषण उद्योग और विशेष रूप से सोने स्वर्ण के लिए जाना जाता है। वहीं पर नीलाम्बूर ये भी केरल का है। इसमें अगर देखा जाए तो नीलाम्बूर को सागौन का स्थल भी कहा जाता है। यह भारत में केरल राज्य में स्थित एक पारिस्थितिकी पर्यटन गंतव्य स्थल है। यूनेस्को द्वारा 5 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों को GNLC में शामिल करने पर प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, और वारंगल तेलंगाना का शहर आपको पता ही है। इसके अलावा देखते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के विषय में।
इसमें अगर देखा जाए तो पहली बार 2006 में वैश्विक आर्थिक मंच, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को जारी किया गया है। और इसमें देखिए लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करता है। रिपोर्ट 4 डायमेंशन है। चारों डायमेंशन के विषय में अगर देखा जाए तो पहला डायमेंशन है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट, तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवल, चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इसमें अगर देखा जाए 13 जुलाई 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 16वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया। रिपोर्ट में कुल मिलाकर 146 देशों की तुलनात्मक अध्ययन किया गया और रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। इसमें अगर देखा जाए तो विश्व भर में लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में 132 वर्ष लग जाएंगे, तो बहुत बड़ी बात है। और हालांकि इसमें देखा जाए सूचकांक में जो शीर्ष देश में है आइसलैंड, जो कि न्यूनतम 90% तक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त किया है। और उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे अग्रणी क्षेत्र है। इसके देखिए आइसलैंड लगातार तीसरी बार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश घोषित किया है। आइसलैंड का नंबर 1 है, फिनलैंड सेकंड, नॉर्वे थर्ड नंबर पे है। हालांकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो कह सकते हैं कि भारत को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लैंगिक समानता को ख़त्म करने में। अफगानिस्तान सबसे रोस्ट पोजीशन पे, मतलब सबसे अंतिम पायदान बना हुआ है 146 रैंक के साथ। भारत का स्कोर अगर देखा जाए तो 62.9 इसका स्कोर है और 135 स्थान पर पहुंच गया है 2022 में। भारत 146 देश में, तो बहुत बेकार कंडीशन है। तो बहुत ज़्यादा कोशिश करना होगा भारत देश को कि वैश्विक लैंगिक जो कि है अंतराल रिपोर्ट में अच्छा से अच्छा स्थान को बनाए। अब देखते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के विषय में। इसमें अगर देखा जाए तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक और सोशल अफेयर जिसको बोलते हैं आर्थिक और सामाजिक मामले विभाग के जनसंख्या प्रभाग के द्वारा 2 वर्ष पर इसको जारी किया जाता है। पहला प्रकाशन 1951 में किया गया था। अब इसमें इस बार का जो आया था 2022 में 11 जुलाई को जारी किया गया था। ये इसकी 27वां श्रृंखला है या रिपोर्ट है। 1950 से लेकर अब तक का 237 क्षेत्र देशों के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। इसमें 2100 की जनसंख्या का अनुमान शामिल है। वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर संभावित परिणामों की एक श्रृंखला को दर्शाता है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स को देखा जाए तो 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या जो कि 8 अरब अनुमानित है, समझ सकते हैं 8 अरब हो गई है पूरे विश्व की जनसंख्या। इसमें देखा जाए तो 2030 तक 8.5 हो जाएगा, 2050 तक 9.7, वही 21वीं सदी तक हो जाएगा 10.4 बिलियन हो जाएगा, अरब हो जाएगा। ठीक है। और वहीं पर अगर हम देखें थोड़ा सा और डिटेल्स में इसमें देखते हैं, तो इसमें देखिए 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में आधे से अधिक अनुमानतम वृद्धि जो कि 8 देश में है, जो कि भारत नंबर 1 पर हो जाएगा, नाइजीरिया, मिस्र, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथोपिया, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया। 1950 में वैश्विक प्रजनन दर लगभग 5 जन्म प्रति महिला थी, जो कम होकर 2021 में 2.3 जन्म प्रति महिला हो गई है। 2050 तक वैश्विक प्रजनन दर घटकर 2.1 जन्म प्रति महिला तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं पर देखा जाए तो विश्व स्तर पर 2019 में जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 72.8 वर्ष तक पहुंच गई है। ठीक है। 2050 तक 77.8 हो जाएगी, 2 हो जाएगा 2021 में, जो कि है जीवन प्रत्याशा क्रमशः 73.8 और महिला का है और पुरुषों का 68.4 है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देश के विषय में देखते हैं। देखिए चाइना अभी फिलहाल 1990 से 2022 तक चाइना बना हुआ नंबर 1 में। 1144 मिलियन 1990 में था, 1426 मिलियन 2022 में था। और 2050 तक चाइना जो कि सेकंड पोजीशन पर चला जाएगा 1317। इसका देखिए सीधे असर दिख रहा है कि उसकी पॉपुलेशन चाइना की घट रही है, 1426 से लेकर 1317 हो गया। वहीं भारत को देखा जाए तो भारत 861 1990 में था और सीधे लगभग डबल के नियर अबाउट 2050 में हो जाएगा। पॉपुलेशन 1668 पॉपुलेशन हो जाएगा, जो कि नंबर 1 1668 मिलियन पॉपुलेशन हो जाएगा, जो कि नंबर 1 बन जाएगा भारत। अभी सेकेंड नंबर पे है 1412 मिलियन
पॉपुलेशन है भारत का। अमेरिका थर्ड नंबर पर बना हुआ है और उसकी पॉपुलेशन लगभग इक्वलेंट रहेगा कई वर्षों से। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पर इंडोनेशिया था, लेकिन 2050 में नाइजीरिया कवर कर लेगा। ब्राज़ील जो कि 5वें नंबर पर था, लेकिन अभी जो कि फ़िलहाल पाकिस्तान 5वें नंबर पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये रहा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट के हिसाब से नंबर 1 कंट्री बहुत ही जल्दी अपना प्यारा देश भारत नंबर 1 तक पहुंचने में सफलता हासिल करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट में, इसको देखते हैं। भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में चयनित यूनेस्को द्वारा अपने देशों को उनकी सांस्कृतिक विरासत के प्रभावी संरक्षण हेतु उपायों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की जाती है। इन उपायों में अगर देखा जाए तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिसमय जो कि कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज का अंगीकरण एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो इसके विषय में अगर हम लोग देखें तो भारत ने सितंबर 2022 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिसमय का अनुसमर्थन किया था। स्मरणीय तथ्य यह है कि 5 से 7 जुलाई के मध्य पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिसमय के पक्षकारों की महासभा का 9वां सत्र आयोजित हुआ। 2022 से लेकर 2026 तक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया। यह इसका तीसरा कार्यकाल था और अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में दो कार्यकाल पूरे हुए। पहला कार्यकाल 2006 से लेकर 2010 तक और दूसरा कार्यकाल 2014 से लेकर 2018 तक। और भारत की अमूर्त विरासत जो कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के विषय में देखा जाए तो रामलीला जो कि रामायण की परंपरागत प्रकृति 2008 में शामिल हुई। और सेकेंड जो कि है वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा 2008 में, कुट्टियतम संस्कृत नाट्यकला जो कि 2008 में, वहीं पर अभी देखिए हाल फिलहाल में 2013 में देखिए संस्कृतन मणिपुर का अनुष्ठांगिन गायक ढोल वादन नृत्य 2013 में मिला है। और इसके अलावा देखते हैं जो कि लेटेस्ट में देखते हैं, लेटेस्ट में कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021 में शामिल किया गया है। 2021 में कोलकाता का दुर्गा पूजा, ठीक है। और इसमें और कुंभ मेला 2017 में, नवरोज जो कि नए वर्ष के उत्सव का आयोजन 2016 में किया गया था। योग 2016 को शामिल किया गया था 2016 में योग को। अब देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के विषय में। तो इसमें देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 के विषय में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया सिडनी स्थित विश्व के जो अग्रणी विचार मंच है, थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। 2007 में पहली बार लॉन्च किया गया था सर्वप्रथम, और ऑस्ट्रियाई उद्यमी स्टीव किलेलिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा देखिए अगर इसके स्मरणीय पॉइंट को देखा जाए तो 16वें संस्करण को 2022 में जारी किया गया। वैश्विक शांति सूचकांक को 163 देश शामिल थे। लगभग माना जाता है 99.7% जनसंख्या, वैश्विक जनसंख्या इसमें शामिल किया गया है और इसमें अध्ययन किया गया है। और वैश्विक शांति औसत स्तर में गिरावट दर्ज की गई, 0.3% की गिरावट। 14 वर्षों में यह 11वां अवसर है कि वैश्विक शांति के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में विश्व के 10 सर्वाधिक शांतिपूर्ण देशों में 7 यूरोप के हैं। तो यूरोप को सबसे शांति क्षेत्र, अभी भी यूरोप का विश्व का सबसे शांति क्षेत्र बना हुआ है। और विगत वर्षों के दौरान देखा जाए तो मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में शांति के स्तर में सुधार दर्ज होने के बावजूद यह विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है, उत्तरी अफ्रीका, ठीक है। आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। लगातार 5वीं बार अफगानिस्तान को विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र का दर्जा मिला है। और इसमें अपने प्यारा देश भारत को भी देखेंगे। आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया टॉप 5 कंट्री जो कि शांत कंट्री हैं। जो सबसे अशांत है अफगानिस्तान 163 नंबर पे, यमन उससे कम 162 नंबर पे, सीरिया 161 नंबर पर, रसिया 160 और दक्षिण सूडान को 159 नंबर मिला है। वहीं अपना प्यारा देश भारत 135 स्थान पर काबिज है। और 19वीं रैंक के साथ भूटान जो कि दक्षिण एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है भूटान। तो आई होप वैश्विक शांति सूचकांक को समझ में आए। अब देखते हैं सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य को भी देख लेते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य को तो 6 प्रमुख अंगों में से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। और इसका
काम जो होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य और 10 जो कि अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी सदस्य होते हैं 5, उसको तो हमेशा के लिए होते हैं, फिक्स होते हैं। वहीं पर टेम्प्रोरी जो 10 सदस्य होते हैं हर 2 साल में उनका चयन किया जाता है। तो अस्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। और जबकि 10 अस्थायी क्षेत्र में 2 वर्षों की अवधि के लिए इनको चुना जाता है। 193 देश को शामिल किया गया है। जो 10 सीटें हैं अस्थायी वाला, इसमें देखिए बांटा जाता है 5 जो कि अफ्रीका और एशियाई देशों को, 1 सीट यूरोपी को, पूर्वी यूरोपीय देश को, 2 सीट लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों को, वहीं पर 2 सीट पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों को मिलता है। टोटल 10 सीट हो गया। जो नए चुने गए हैं जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर चुने गए हैं। और भारत भी इससे पहले था, उसका अभी टेन्योर खत्म हो गया है। भारत जो कि 2022 में दिसंबर में ख़त्म हुआ टेन्योर। भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे का, ठीक है। और मोजाम्बिक को सबसे पहली बार चुना गया है अस्थायी सदस्य के रूप में, ठीक है। इसके अलावा देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के विषय में, बने रहिए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के विषय में 8 जून 2022 को क्यूएस द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जारी किया गया। इसमें इस रैंकिंग का 19वां संस्करण है और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। विश्व भर के 1422 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। साथ ही साथ देखा जाए अगर इसमें, तो MIT जो कि है अमेरिका लगातार 11वें वर्ष पे है, MIT संस्थान है। और सबसे ज़्यादा जो विश्वविद्यालय हैं 202 विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। वहीं पर एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो कि ओवरऑल रूप से 11वें नंबर पर बना हुआ है। तो MIT देखिए 100 स्कोर के साथ नंबर 1 पे है। कैम्ब्रिज और स्टैनफोर्ड टॉप 3 जो कि है USA के हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड किंगडम के है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के, वहीं पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है यूनाइटेड किंगडम के। हार्वर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका का 5वें नंबर पे है। अगर इसमें देखा जाए तो भारत का स्थान, तो भारत में कुल मिलाकर 41 संस्थान है भारत के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। IIT बेंगलुरु को 155 स्थान के साथ भारत में शीर्ष स्थान में बना हुआ है IIT बेंगलुरु। IIT बॉम्बे 172 और IIT दिल्ली 174, 250 नंबर पर IIT मद्रास है। अब देखते हैं टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग के विषय में। 1 जून 2022 को UK की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 को जारी किया गया। और इसमें देखा जाए अगर तो इसमें तैयार करने के लिए 13 इंडिकेटर्स का प्रयोग किया गया। 13 इंडिकेटर्स में अगर देखा जाए तो देखिए एशिया महाद्वीप के 31 देश और क्षेत्र को कुल मिलाकर 616 शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग प्रदान किया गया। जापान के 118 जो कि सर्वाधिक है, चाइना के 97 और भारत तीसरे नंबर पर विश्वविद्यालय 171 विश्वविद्यालय के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। सिंघुआ विश्वविद्यालय जो चाइना का नंबर 1 पे है। पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि सेकंड नंबर पे है, ये भी चाइना का है। थर्ड नंबर पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर थर्ड नंबर पे है। और हांगकांग विश्वविद्यालय चौथे नंबर पर बना हुआ है। वहीं पर देखिए भारत के शीर्ष 3 विश्वविद्यालय की सूची अगर देखा जाए तो IIT बेंगलुरु है, उसके बाद JS उच्च शिक्षा अनुसंधान अकादमी मैसूर कर्नाटक, उसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ पंजाब जो कि 68 नंबर पे है। अब देखते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के विषय में। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स एक द्विवार्षिक रिपोर्ट के विषय में देखते हैं। EPIL सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एल विश्वविद्यालय कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थ इंस्टीट्यूट द्वारा द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की एक संयुक्त परियोजना है। EPI में उच्च प्राथमिकता वाले जो पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न देशों को रैंक प्रदान की जाती है। स्मरणीय तथ्य है कि 1 जून 2022 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 को जारी किया गया। EPI 2022 के तहत 11 श्रेणियों में विभक्त 40 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर विश्व के रैंकिंग को तैयार किया गया। 180 देशों की रैंकिंग में कुल मिलाकर 11 श्रेणियों को पुनः 3 नीतिगत उद्देश्यों में समूहबद्ध किया गया है। इन्वायरमेंटल हेल्थ, इकोसिस्टम विटालिटी और क्लाइमेट पॉलिसी जो कि जलवायु नीति है।
एपीआई रैंकिंग में यह प्रदर्शित करता है कि कौन से देश सर्वश्रेष्ठ तरीके से पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। वर्तमान प्रवृत्ति के जारी रहने पर वर्ष 2050 में केवल 4 देश जो कि चाइना, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रसिया सकल विश्व की 50% से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने के लिए उत्तरदायी होंगे और 24 देश लगभग 80% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा देखिए द डर्टी टू डजन नाम दिया गया इन देशों को, क्योंकि ओवरऑल रूप से 80% गैस जो कार्बन उत्सर्जन करते हैं, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं 80%, इसलिए इनको बोला गया है डर्टी टू डजन। इसमें से देखिए जो ईपीआई स्कोर में अगर टॉप नंबर पर अगर देखिए कौन है, तो इसमें डेनमार्क नंबर 1 है, यूनाइटेड किंगडम सेकंड और फिनलैंड थर्ड नंबर बना हुआ है। और अंतिम 3 स्थान पर भारत का स्कोर बहुत ही खराब है, 180 नंबर पर बना हुआ है। म्यांमार 179 और वियतनाम 178 नंबर पे है। रसिया 112 नंबर पे है और चाइना 160 नंबर पे है। इसके अलावा देखा जाए तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 के विषय में, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिशननेस इंडेक्स से ही प्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न हुआ और ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिशननेस इंडेक्स पिछले 15 वर्षों से द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। टीटीसीआई और टीटीडीआई के रूप में रूपांतरण यात्रा और पर्यटन विकास संकल्पनाओं के संदर्भ में इस सूचकांक को कवरेज में विस्तार को प्रदर्शित करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2021 को जारी किया गया और एक सतत और लचीले भविष्य के लिए पुनर्निर्माण इसका शीर्षक रहा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिबिल्डिंग फॉर ए सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर। 117 देशों को शामिल किया गया है। नंबर 1 जापान है, अमेरिका सेकंड नंबर, स्पेन थर्ड नंबर है। अब देखते हैं इसमें भारत की रैंकिंग जो कि है 2021 में 54 थी और 2019 में 46 थी और अभी जो कि है भारत का स्कोर देख सकते हैं आप 117 देशों को शामिल किया गया है और इसमें भारत का स्कोर 54वीं रैंक है 2021 में, ठीक है। और आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2022 के विषय में अगर देखा जाए तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 1989 से प्रकाशित एक वार्षिक पुस्तक ईयर बुक, इसे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र द्वारा संकलित किया जाता है और हाल में WCIR के 34वें संस्करण को जारी किया गया। इस वर्ष रैंकिंग में 333 प्रतिस्पर्धात्मक मानदंडों के आधार पर 63 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया। 4 कारक हैं इसमें अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर। आईएमडी WCIR के 34 वर्षों के इतिहास में पहली बार डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें अगर देखा जाए डेनमार्क 100 स्कोर के साथ नंबर 1 बना हुआ है, स्विट्जरलैंड सेकेंड नंबर पर है, सिंगापुर थर्ड नंबर पर बना हुआ है। भारत ने कुल 6 स्थानों का सुधार करते हुए स्कोर के साथ 37वां स्थान हासिल किया है, ठीक है। तो 2018 में 44वां स्थान था, 2019 में 43वां, 2020 में 43, 2022 में 37 स्थान। अब देखते हैं वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट, ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट को जारी किया गया हाल में ही और इसमें भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बढ़िया देश है माना गया है और पटना स्थित एक शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस के द्वारा जारी किया गया और वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट को विभिन्न देशों को उनके विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण को समझने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। स्मरणीय तथ्य है कि कुल मिला के 110 देशों को शामिल किया गया। न्यूनतम 10 लाख की जनसंख्या वाले देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। 110 देशों की सूची में मालदीव को जनसंख्या मानदंड का पूरा न करने के बावजूद इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ अगर इसमें देखा जाए तो रैंकिंग 1 जो कि भारत है, सेकंड नंबर पर दक्षिण कोरिया, थर्ड नंबर पर जापान है। इस रिपोर्ट में विश्व के 110 देशों में भारत को सर्वाधिक समावेशी देश घोषित किया गया है। अब देखते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 के विषय में। हाल में चैरिटेबल एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स को जारी किया गया। इस रिपोर्ट का 12वां संस्करण है और
WGI 2022 में विश्व के 119 देशों को शामिल किया गया है। वैश्विक वयस्क जनसंख्या के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है और भारत का स्थान 57वां स्थान है, 57 नंबर। अब देखते हैं सतत विकास रिपोर्ट 2022 के विषय में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें देखा जाए तो सतत विकास एजेंडा विकास हेतु 2030 एजेंडा अंगीकृत किया गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्य, आपको पता है ये 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, 2030 तक प्राप्त किया जाना है। और सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्यों और उपलक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का प्रतिवर्ष वैश्विक अवलोकन करती है। स्मृत तत्व यह है कि UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट को जारी किया गया 2022 में, 7वां संस्करण था। इसका थीम था, शीर्षक था संकट से सतत विकास तक, SDG वर्ष 2030 और उसके आगे के रोड मैप के रूप में। और 2021 में औसत SDG का जो सूचकांक का औसत स्कोर है 66 है। नंबर 1 पर फिनलैंड है, सेकंड नंबर पर डेनमार्क, थर्ड नंबर पर स्वीडन, फोर्थ नंबर पर नॉर्वे और ऑस्ट्रिया जो कि 5वें नंबर पे है। इसके अलावा देखा जाए सूडान जबकि सबसे 169 नंबर पे है, 159 नंबर पर, और 163 नंबर पर दक्षिण सूडान है जो कि सबसे खराब है। 163 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है और भारत को रैंक जो मिला है 121 रैंक मिला है 163 देशों में। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ। SDG को प्राप्त करने में सरकारी प्रतिबद्धताओं और प्रयासों की दृष्टि से भारत को निम्न SDG प्रतिबद्धता की श्रेणी में 40 से 50 में वर्गीकृत किया गया है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक में विगत 3 वर्षों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने SDG 137689 में मध्यम सुधार की दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत SDG 13 और SDG 12 जो कि SDG 13 में क्या है, जलवायु कार्रवाई, और SDG 12 में समन्वय उपयोग व उत्पादन के स्रोत को प्राप्त कर चुका है। बांग्लादेश और कंबोडिया 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने 2015 के बाद से SDG पर सबसे अधिक प्रगति किया है। 2022 में स्वीडन आयातित CO2 उत्सर्जन जो कि इम्पोर्टेड CO2 एमिशन को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने की मंशा की घोषणा करने वाला देश का विश्व का पहला देश बन गया है। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के विषय में अगर देखा जाए, देखिए इसमें UN हैबिट्स यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम मानव बस्ती और शहरी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसकी स्थापना 1976 में कनाडा के वैंकूवर में मानव बस्तियों पर आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1978 में किया गया। इसका मुख्यालय जो कि नैरोबी केन्या में है। UN हैबिटेट ने विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 जो कि शहरों के भविष्य की परिकल्पना शीर्षक से जारी किया है। इस सीरीज को वर्ल्ड अर्बन फोरम के 11वें सत्र के दौरान जारी किया गया है और वर्ल्ड अर्बन फोरम का 11वां सत्र 26 से लेकर 30 जून 2022 के मध्य पोलैंड के केटोविस नामक शहर में आयोजित किया गया। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2000 जो कि सतत विकास लक्ष्य 11 सतत शहर और समुदाय के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन होने का अनुमान है, जो चीन लगभग 1 बिलियन शहरी आबादी के बाद दूसरा सर्वाधिक शहरी आबादी वाला देश होगा। वर्ष 2035 के मध्य भारत में शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जो जनसंख्या है 43.2% होगी। वहीं 2021 में वैश्विक शहरी आबादी 56% से बढ़कर 2050 तक 68% तक होने का अनुमान है। तो ये चैप्टर जो कि कंप्लीट हुआ, अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो बनी रहिए।